हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे ओटी एनेस्थेसिया इमरजेंसी आईसीयू टॉपिक्स को, और इसमें अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट एपिसोड में ओटी के बारे में पढ़ा था। अपन ने ओटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ओटी के कितने जॉन होते हैं वो पढ़े थे, और उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था कि ओटी के अंदर कितने एनर्जी सोर्सेस है वो यूज में लिए जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। ओके, उसके अंदर एनर्जी सोर्सेस के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, वो एनर्जी सोर्सेस के अंदर अपन ने पढ़ लिया था किसको पढ़ा था, एनर्जी सोर्सेज के अंदर अपन ने कोट्री को पढ़ लिया था। ओके, एनर्जी सोर्सेज में कोट्री को पढ़ा था अपन ने। कोट्री के अंदर अपन ने मोनोपोलार और बाईपोलार दोनों को पढ़ा था, और इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने लाइगासोर को। लाइकासोर की दो जनरेशन को भी पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, ओनली कोगुलेशन था, और सेकंड जनरेशन में क्या है, और कोगुलेशन प्लस कट भी है, अपन कट भी कर सकते हैं। ओके, मोनोपोलार और बाईपोलार में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि मोनोपोलार में एक तो आपने देखा होगा कि कॉटरी के ऊपर एक तो येलो कलर का एंड एक ब्लू कलर के दो बटन थे, जिसके थ्रू येलो से अपन क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, और ब्लू से कोगुलेट कर रहे थे। ब्लू से क्या कर रहे थे, कोगुलेट कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कोटरी के ऊपर ये दोनों फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी कभी अपन लेप्रोस्कोपिक कोटरी युग भी यूज में लेते हैं। ओके, तो वहाँ पे या तो ये बटन काम नहीं करे, या फिर लेप्रोस्कोपिक में तो अपन कोटरी के ऊपर जो ये स्विच है ये यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि मोनोपोलार कोटरी फुट फेडल भी आता है। ओके, क्या आता है, मोनोपोलार कोटरी फुट फेडल। देखिए, दिस वन इज मोनोपोलर कोटरी फुट फेडल। ये क्या है, मोनोपोलर कॉटरी फुट पेडल। सेम एज इट इज, जैसे कि कॉटरी के ऊपर दो बटन थे, येलो कलर एंड ब्लू कलर का, उसी टाइप में यहाँ पे है। ओके, तो येलो कलर से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये फुट पेडल प्रेस करेंगे, ये पैर ओटी टेबल के नीचे पैरों की साइड में रखा हुआ होता है सर्जन के। अगर कट करना है तो ये येलो वाला कलर प्रेस करेंगे, और अगर कोगुलेशन करना है तो ये ब्लू कलर वाला बटन को प्रेस किया जाता है। ओके, इसके अलावा कभी कभी आपको ये इमेज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको कभी कभी जो मोनोपोलार में कोगुलेशन है, इस कोगुलेशन हेलो के अंदर, कटिंग के अंदर तो ओनली एक ही मोड होता है, कट। जबकि ये जो कोगुलेशन वाला फंक्शन है, इसके अंदर कभी कभी मोड के बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है। ओके, तो इस कोगुलेशन के तीन मोड्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कोगुलेशन में तीन मोड कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से तीन मोड होते हैं कोगुलेशन के अंदर, कटिंग, या फिर जिसके अंदर क्या होगा, वेपोराइज होगा। कॉटरी को अपन अगर टिश्यू से टच नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो भी यहाँ पे क्या होगा, वेपोराइज होगा, और टिश्यू क्या होगा, कटिंग और कोगुलेशन होगा। एक होता है फल्गरेशन मोड। इसमें क्या होगा, एनर्जी का लेटरल स्प्रेड होगी एनर्जी, और तेज़ी के साथ में कट होगा। जैसे कि कभी लीवर सर्जरी करते हैं, लीवर सर्जरी, या फिर कभी मसल को काटना हो, या उसके साथ में काटने के साथ में क्या कोगुलेशन करना हो, तो कौन सा मोड यूज में लेते हैं, ये फल्गरेशन मोड यूज में लेते हैं। एक हो जाए डेसिकेशंस मोड, जिसके अंदर ओनली कोगुलेशन होता है, और नॉर्मली सर्जरी में यही वाला मोड यूज में लिया जाता है। कभी कभी आपको सर्जन बोलेंगे कि कॉटरी को कौन से मोड पे कर दो, फल्गरेशन मोड पे कर दो। इट मीन्स कि यहाँ तो उसको मसल काटने के लिए यूज में लेना है, या फिर कहीं ना कहीं लीवर के आसपास है सर्जन, वो सर्जरी कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो लीवर के ऊपर जो कोगुलेशन है करने के लिए कौन सा मोड यूज लेंगे, फल्गरेशन मोड। और ये मोस्ट कॉमनली यूज में नहीं लिया जाता है, ओनली वेपोराइजेशन वाला मोड यूज में नहीं लिया जाता है। तो ये आपको मोनोपोलार के मोड है, इसको भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये बाईपोलार है, बाईपोलार को भी फुट पेडल से ऑपरेट किया जा सकता है। दिस वन, ये वाला जो आपको कोटरी पैड दिख रहा है, ये कौन सा है, दिस वन इज बाईपोलार कोटरी पैड। इसके ऊपर आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, बाईपोलार कोटरी पैड। मान लीजिए इसी पैड से ही बाईपोलार कॉटरी को ऑपरेट किया जाता है। ओके, कॉटरी दोनों फोर्सेप है, उस फोर्सेप में टिश्यू को हैंडल करके इस पैडल को प्रेस किया जाएगा, तो इसके अंदर करंट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, स्प्रेड होगी, और उसके थ्रू कोगुलेशन किया जाएगा। इस
इस पेडल के अलावा इस बाइपोलर कॉटरी को कभी कभी क्या कौन से मोड पे किया जाता है, ऑटो मोड पे भी किया जाता है। ऑटो इट मीन्स कि इस पैड की ज़रूरत नहीं है, इस पेडल की फुट पेडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आप इस फोर्सेप से क्या करोगे, टिश्यू को होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड पे या फिर 0.10 सेकेंड पे ऐसे आप सेट कर सकते हैं। उस कॉटरी मशीन के अंदर सेट करने का सिस्टम आता है। ठीक है, तो ऐसे सेट कर देंगे आप 0.5 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो कैसे होगा कि जैसे इस फोर्सेप से आप टिश्यू को होल्ड करोगे उसके जस्ट 0.5 सेकेंड बाद में ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर फुट पेडल नहीं है तो कभी कभी आप उस कॉटरी को ऑटो मोड से भी क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, एनर्जी सोर्स, हार्मोनिक। कौन सा एनर्जी सोर्स पढ़ रहे हैं अपन, नेक्स्ट हार्मोनिक। चलिए हार्मोनिक को देख लेते हैं कि हार्मोनिक कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की आती है। उसकी इमेज देखेंगे आप एक बार तो आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, दिस वन इज हार्मोनिक जनरेटर। ये क्या है, हार्मोनिक जनरेटर। इस हार्मोनिक जनरेटर को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो आपको प्लग दिख रहा है यहाँ पे हार्मोनिक केबल को क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा और इससे आगे क्या होगा, इस हार्मोनिक एनर्जी डिवाइस की क्या होगी, सप्लाई होगी। ओके, ये इसके इफेक्ट है। मिनिमम इफेक्ट होता है जो 3 एंड मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो क्या होता है 5। तो इस पर लिखा हुआ होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, मिनिमम से 3 तक काट सकते हैं और मैक्सिमम कितना है, 5 तक इफेक्ट इसका है वो यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या है, हार्मोनिक जनरेटर। इसके बाद में देखेंगे अपन की हार्मोनिक हैंड पीस है वो ओपन की सर्जरी के लिए अलग आएगी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए अलग से हार्मोनिक हैंड पीस आपको देखने को मिलेगा। दिस वन, या ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक। इसके ऊपर आपको हार्मोनिक लिखा हुआ दिख रहा है, इसके पीछे ये हार्मोनिक का केबल है, यहाँ से हैंड पीस है, ये इतना हैंड पीस अलग से सेपरेट होता है, खुलता है। इसको वापस आपको अप्लाई करना होता है, फिट करना होता है जब सर्जरी स्टार्ट होती है। तो इसकी केबल है वो केबल अलग से आती है और इसका हैंड पीस अलग से आता है। ये कहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ओपन सर्जरी के अंदर। तो इसको बोलेंगे अपन ओपन सर्जरी हार्मोनिक हैंड पीस। ये क्या, ओपन सर्जरी का हार्मोनिक हैंड पीस है। अब इस हार्मोनिक हैंड पीस को पीछे कनेक्ट करने के लिए एक केबल भी आएगी। उस केबल का कलर जो ओपन में यूज होगा उसका और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हार्मोनिक यूज होगी, हैंड पीस यूज होगा, उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ओपन और लेप दोनों दे दे और दोनों के पिक दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए इसको देख लेते हैं। ओपन हार्मोनिक में ये ब्लू कलर का आपको है जो केबल है वो देखने को मिलेगा। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, हार्मोनिक केबल। ये वाला एरिया है, ये वाला जो पार्ट है आप इससे इस हार्मोनिक के हैंड पीस को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो ये जो पीछे पार्ट दिख रहा है ये वाला कौन सा है, दिस वन। ओके, तो ये जो हैंड पीस है यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा और ये डिजिटल पार्ट है, इस डिजिटल पार्ट को आप कहाँ पे कनेक्ट करते हो, इसे हार्मोनिक जनरेटर से। ओके, तो ये क्या है, ओपन की हार्मोनिक केबल। ये ओपन की हार्मोनिक केबल है। अगर आपको लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक पूछ ले कि लैप की सर्जरी में आप अगर हार्मोनिक यूज करना चाहते हैं सर्जन तो लेप्रोस्कोपिक कैसे होगी, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हार्मोनिक हैंड पीस से थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर का आता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ आपको दिख रहा होगा लंबा सा हैंडल है, पीछे की साइड में इसके हैंडल करने के लिए आपको हैंड पीस दिख रहा है और यहाँ पे लंबा सा इसका हैंडल दिख रहा है और आगे इसकी फोर्सेप है। ओके, आगे इसकी क्या है, फोर्सेप है, इसके बीच में टिश्यू को होल्ड किया जाता है और यहाँ पे भी मैक्सिमम 7 mm के टिश्यू को होल्ड करके क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। ये कहाँ पे यूज में लिया जाएगा, लेप्रोस्कोपिक। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक हैंड पीस। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर 2 बटन लगे हुए होते हैं। चलिए,
यहाँ पे दो बटन लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हार्मोनिक हैंड पीस पे। ये दोनों बटन कैसे काम करेंगे, एक अगर आपको मैक्सिमम प्रेस करना है तो एक बटन आपको अगर मिनिमम प्रेस करना हो तो। इसी तरह जी ये जो ओपन का हैंड पीस है, यहाँ पे आपको दो रिंग दिख रही है, यही रिंग प्रेस करने पे इफेक्ट आता है कौन सा, एक से आएगा मिनिमम और एक से आएगा मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। ओके, एक से मिनिमम और एक से मिनिमम और एक से मैक्सिमम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा हार्मोनिक हैंड पीस में। जबकि जब ओपन, अगर आप ओपन की बजाय लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक हैंड पीस यूज़ करें तो इसके पीछे की जो कोड है वो थोड़ी सी अलग कलर की आती है, उसका कलर डिफरेंट होता है कंपेरेटिव टू द ओपन हार्मोनिक हैंड पीस। ओके, ये अगर इस टाइप की आपको केबल कहीं देखने को मिले, इस टाइप के आपको केबल कहीं देखने को मिले तो ये केबल किसकी है, ये लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक हैंड पीस की केबल है। ओके, लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक हैंड पीस की क्या है, ये केबल है। दिस वन ये कनेक्ट किया जाएगा कहाँ से, हैंड पीस से, और ये जो डिजिटल पार्ट है ये वाला आप कनेक्ट करेंगे कहाँ से, हार्मोनिक जनरेटर से। चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि हार्मोनिक कितने टाइप की देखने को मिलती है आपको नॉर्मली ओटी के अंदर। तो एक तो ओपन की होगी एंड अदर टाइप कौन सा होगा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज में ली जाएगी। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग टाइप की केबल है वो यूज में लेनी पड़ेगी। चलिए, अब बात करें कि ये जो हार्मोनिक है ये किस मेथड पे काम करती है, ये किस मेथड पे काम करती है। ये कैसे करेगी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हैंड पीस, यहाँ पे हैंड पीस दिख रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसका एक हैंड पीस तो स्टेबल रहेगा। मान लीजिए इस हैंड पीस में ये आपको आगे से ब्लेड दिख रही है, दो ब्लेड दिख रही है, ये हार्मोनिक की दो ब्लेड हो गई। ओके, इसमें से एक ब्लेड है ये तो रहेगी स्टेबल, ये ब्लेड तो स्टेबल रहेगी। और ये प्रोक्सिमल जो ब्लेड है आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जब हार्मोनिक की इस मैक्सिमम और मिनिमम बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। किस टाइप में, ऐसे ऐसे इस टाइप में मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि आप इसके बीच में टिश्यू को होल्ड करेंगे, टिश्यू को होल्ड करके कंप्रेस करके इसके बाद में जब बटन प्रेस करेंगे तो इस ऊपर वाले एक प्लेट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये मूवमेंट कितना होता है, लगभग 55,000 पर सेकेंड, यानी कि 55,000 बार एक सेकेंड में ये मोमेंट होगा, इतने फास्ट मोमेंट होता है। तो इसके बीच में जो टिश्यू आपने होल्ड किया है उस टिश्यू के, इस टिश्यू में क्या होगा, बर्न होके ये टिश्यू कट जाएगा। ये टिश्यू क्या होता है, बर्न होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन देखने को मिलता है, उसके बाद में कोगुलेशन और बर्न दोनों होके यहाँ से क्या हो जाता है, टिश्यू कट हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। कैसे काम करता है, कॉज प्रोटीन denaturation and coagulation without हीट प्रोडक्शन, इसमें हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो कैसे काम करेगा, बाई ओसिलेशन ऑफ ब्लेड। ओसिलेशन इट मीन्स कि एक प्रोक्सिमल ब्लेड होगा, उसका जल्दी फास्ट क्या होगा, डिजिटल प्रोक्सिमल मूवमेंट होगा। ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इस ब्लेड का मूवमेंट होगा इतना फास्ट, तो या इसके बीच में जो आप टिश्यू होल्ड करेंगे वो टिश्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो क्या होगा, टिश्यू कट जाएगा। तो इस हार्मोनिक से आप क्या कर सकते हैं, कट और कोगुलेशन दोनों कर सकते हैं। कैन कट एंड coagulate blood vessel अप टू 7 mm। 7 mm तक की ब्लड वेसल्स को आप कोगुलेट और कट दोनों कर सकते हैं, इस हार्मोनिक से, लेप्रोस्कोपिक हो या फिर ओपन हो, दोनों से। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि इस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो मिनिमम आप अगर प्रेस करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है 20,000 हर्ट्ज। और ये ओनली
अगर आपको कहीं टिश्यू में ब्लीडिंग हो रही है और कोगुलेशन करना है तो मिनिमम प्रेस करते हैं। तो क्या करते हैं, मिनिमम प्रेस करते हैं कोगुलेशन। और अगर मैक्सिमम प्रेस कर रहे हैं, मैक्सिमम बटन प्रेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम में से फ्रीक्वेंसी कितनी डिलीवर होगी, वो होगी 50,000 हर्ट्स पर सेकेंड। और ये यूज में लिया जाता है किसके लिए, कोगुलेशन करने के बाद में कटिंग करने के लिए। ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्स पर सेकेंड कोगुलेशन एंड 50,000 पर हर्ट्स बात करें तो कटिंग के लिए। इस तरीके से ये क्या होगा, हार्मोनिक को आप यूज में लेते हैं। चलिए, तो ये हार्मोनिक कंप्लीट हो गया आपका। दो टाइप की है, लेप्रोस्कोपिक और ओपन, आपको याद रखना है। जबकि कौन से मेथड पे, ओसिलेशन मेथड से ये काम करती है, फंक्शन करती है। ओसिलेशन ऑफ द ब्लेड। चलिए नेक्स्ट वन, एनर्जी सोर्सेस में बात करेंगे। नेक्स्ट वन कौन सा एनर्जी सोर्सेस होगा, तो नेक्स्ट एनर्जी सोर्सेस है आपका एक और इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं थंडर बीट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, थंडर बीट। पहले इसको इमेज देख लेते हैं अपन, उसके बाद में आपको पता चलेगा, डिस्कस करेंगे कि ये थंडर बीट होता है, ये काम कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। ओके, जिस तरीके से अपन ने हार्मोनिक और लाइगेसोर पढ़ा था ओपन का और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का डिफरेंट, उसी टाइप में ये जो थंडर बीट होता है ये भी लेप और ओपन का दोनों डिफरेंट यूज में लिया जाता है। डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। चलिए, this handpiece for the open surgery and next one this one is for the laparoscopic surgery। ये दो हैंड पीस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों थंडर बीट के इसी जिस तरीके से क्वाड्रे का जनरेटर आता है उसी टाइप में इस थंडर बीट का जनरेटर भी आपको देखने को मिलेगा। ये है थंडर बीट का ओपन का हैंड पीस, इसके ऊपर थंडर बीट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब भी एग्जाम में आपको पूछेगा तो ये जो आपको लिखा हुआ ऊपर थंडर बीट है ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये तो है ओपन का हैंड पीस, ओपन हैंड पीस। दिस वन इज लेप्रोस्कोपिक हैंड पीस। ओपन की सर्जरी में ये यूज में लिया जाएगा, जबकि लेप्रोस्कोपिक में यूज में लिया जाएगा लेप्रोस्कोपिक वाला हैंड पीस। ओके, बात करें कि ये जो थंडर बीट है ये कैसे डिफरेंट है हार्मोनिक से। ओके, तो ये लाइगासोर और हार्मोनिक दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसी डिफरेंट सर्जरी में आप लाइगासोर यूज़ करते हैं, किसी सर्जरी में आप क्या करते हैं, हार्मोनिक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बाइन वर्जन अगर आपको चाहिए ड्यूरिंग द सर्जरी तो क्या यूज़ में लेंगे, थंडर बीट यूज़ में लेंगे। थंडर बीट का जनरेटर होता है वो थोड़ा सा बिग साइज में आता है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसको इमेज देख लेते हैं एक बार। कभी भी इमेज में आपको पूछा जा सकता है ये। ओके, कभी इमेज में दे तो हार्ट लंग मशीन या फिर जो इंट्रा एरोटिक बैलून पंप वाली मशीन आती है वो यूएसजी मशीन, ऐसा कुछ मत बता देना ये कौन सी है, थंडर बीट का जनरेटर है। ये मशीन कौन सी है, जनरेटर ऑफ द थंडर बीट। थंडर बीट जनरेटर, यहाँ से केबल को कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको स्विच दिख रहा है यहाँ से थंडर बीट के जनरेटर को, और यहाँ से इफेक्ट सेट किया जाता है इस डिस्प्ले से। ओके, इसके बाद में ये क्या है, कंबाइंड वर्जन है किसका, हार्मोनिक और लाइगासोर का। तो इसको लिखेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइगासोर एंड हार्मोनिक। ओके, इसमें दो बटन दिख रहे होंगे आपको, एक तो पर्पल कलर और एक ब्लू कलर का। दोनों बटन कैसे काम करते हैं, किस टाइप में, तो ये जो ब्लू बटन है, ये जो ब्लू कलर का बटन है, ब्लू बटन, इससे कर सकते हैं कोगुलेशन एंड ब्लड वेसल को सील कर सकते हैं, कोगुलेशन एंड सील। एंड पर्पल, नेक्स्ट कलर आपको कौन सा दिख रहा है, पर्पल।
ये जो पर्पल कलर का बटन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस ब्लड वेसल या फिर किसी टिश्यू को सील प्लस कट, सील प्लस कट। ओके, तो ये क्या है, कंबाइंड वर्जन है किसका, लाइगासोर और हार्मोनिक का। लाइगासोर एंड हार्मोनिक का कंबाइंड वर्जन कौन सा है, थंडरबीट, जिसको सर्जन यूज में लेते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। इसमें ब्लू बट दो टाइप के बटन देखने को मिल रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक और ओपन दोनों में। देखिए ब्लू एंड पर्पल, ब्लू एंड पर्पल, ये दोनों बटन क्या काम करते हैं, ब्लू बटन कोगुलेशन प्लस ब्लड वेसल या फिर जो भी टिश्यू आपने होल्ड किया है उसको सील करने का काम करेगा, और पर्पल कलर का बटन है वो सील एंड टिश्यू या फिर ब्लड वेसल्स को कट करने का काम करेगा। ओके, तो ये कंबाइंड वर्जन होता है किसका, हार्मोनिक और लाइगासोर का। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स एक होता है आपका कूसा मशीन। कौन सा, कूसा, CUSA। फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर। क्या होता है, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर, कूसा का फुल फॉर्म होता है। ओके, ये कूसा मशीन भी ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ सर्जरी, मोस्टली जब ब्रेन सर्जरी और लीवर डिसेक्शन की सर्जरी की जाती है तो ये कूसा मशीन को यूज में लिया जाता है। क्यों यूज में लिया जाता है, पर्टिकुलरली ब्रेन की सर्जरी में और लीवर डिसेक्शन की सर्जरी में, इसको अभी देखेंगे अपन। देखिए अभी आपने जो पीछे ये देखा है ना जनरेटर, ये थंडरबीट जनरेटर नहीं है, इसको यहाँ से हटा देंगे अपन। ये थंडरबीट का जनरेटर नहीं है, थंडरबीट का जनरेटर अलग आता है, ये कूसा का जनरेटर है। ये जो आपने इमेज देखा था ये किसका जनरेटर है, कूसा का जनरेटर है, कूसा मशीन का। तो उसको थंडरबीट का जनरेटर मत लिखना, थंडरबीट का जनरेटर थोड़ा सा बिग साइज में आता है लेकिन सेम एज ए कॉटरी की तरह ही होता है, थोड़ा सा बिग साइज में आता है। नॉर्मली हार्मोनिक और कॉटरी का जितना छोटा जनरेटर था इस साइज से थोड़ा सा बिग साइज का आता है, लेकिन जो अपन ने इमेज में देखा था ये वाला किसका है, कूसा जनरेटर का, कूसा मशीन का क्या है जनरेटर। और यहाँ पे कूसा का आपको हैंड पीस दिख रहा है, ये क्या है, कूसा मशीन का हैंड पीस। ओके, एक्चुअली में होता क्या है कि कूसा मशीन एज ए कोटरी या फिर एज ए हार्मोनिक की ही फंक्शन काम करती है, ये भी कट करने का काम ही करती है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जैसे आप कट करेंगे और कटिंग के साथ में जो फॉग बनेगी, फॉगिंग होगा, यानी कि फॉगिंग, जब टिश्यू कटेगा तो धुआं बनेगा, फॉगिंग होगी, उस फॉगिंग को भी ये मशीन क्या कर लेती है, एस्पिरेट कर लेती है साथ में। ओके, कट करेंगे और टिश्यू को कट करेंगे, कोगुलेशन करेंगे तो वहाँ पे फॉग, धुआं, फॉग बनेगी, उस फॉग को क्या करेगा ये मशीन, इसी के साथ में यहाँ पे एक ट्यूबिंग लगी होती है उसके साथ में एस्पिरेट कर लेती है। तो लेटरल है या फिर आपके जो ऑपरेटिव एरिया है उसमें स्प्रेड नहीं होता है फॉग, क्योंकि अगर फॉग स्प्रेड होता है और आप उसको सर्जन हो या फिर जितनी भी सर्जिकल टीम है, नर्सिंग ऑफिसर है या फिर एनेस्थीसिया टीम है, अगर इसको इनहेल करती है तो ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको लंग्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो फॉग टिश्यू कटिंग से फॉग बनता है, ये फॉग बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। तो जो सर्जन होते हैं वो आपकी ये जो कूसा मशीन क्यों यूज में लेते हैं कि ऐसे टिश्यू को कट किया जा रहा है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फॉगिंग हो रही है, तो ऐसे कहाँ पे, अगर लीवर की सर्जरी कर रहे हैं या फिर ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, तो ब्रेन और लीवर के ऐसे टिश्यू होते हैं वहाँ पे कट करते टाइम बहुत ज़्यादा फॉग क्या होती है, फॉर्म होती है। तो उस फॉग को एस्पिरेट करने के लिए लीवर या फिर ब्रेन की सर्जरी में कौन सी मशीन यूज में ली जाती है, आपके कूसा मशीन। और ब्रेन की सर्जरी में स्पेशली इसलिए क्योंकि अगर फॉग ब्रेन टिश्यू के अंदर एस्पिरेट होती है तो एक्यूमुलेट होती है तो वहाँ पे क्या कर सकती है, इन्फ्लामेशन कर सकती है, और आईसीपी बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आईसीपी भी इस वजह से बढ़ सकता है। इसलिए वहाँ पे ब्रेन और लीवर की सर्जरी में कूसा मशीन को थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। ओके, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, वर्क ऑन अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल, ये भी अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे काम करती है। अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे कौन कौन सी मशीन काम करती है अगर आपको पूछे तो अल्ट्रासोनिक पे ये जो हार्मोनिक है ये भी अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे काम करती है। वर्क ऑन
अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल। ये जो थंडर बीट है, कूसा मशीन है, ये भी किस पे काम करती है? अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे काम करती है। वर्क ऑन अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल। इट हैज़ acoustic probe with यूज फॉर कट टिश्यू विथ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के साथ में टिश्यू को कट करती है। यहाँ पे एनर्जी डिलीवरी या फिर कटिंग या फिर हीट का जनरेशन नहीं होता है। ओके, ये किसके साथ में कट करती है? टिश्यू को वाइब्रेट। इसकी प्रॉब है वो वाइब्रेशन। ये जो आपको प्रॉब लिख रही है यहाँ पे वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन के थ्रू टिश्यू या फिर ब्लड वेसल्स को कट और कोगुलेट किया जाता है। ओके, क्या लिखेंगे? इट हैज probe which used for cut tissue with vibration। इसकी प्रोब में वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन से टिश्यू क्या होगा? कट होगा। यूज फॉर ब्रेन ट्यूमर एंड ब्रेन सर्जरी। यूज फॉर ब्रेन एंड लीवर सर्जरी। लीवर और ब्रेन की सर्जरी में इसको प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पे इसको यूज में लिया जाता है। तो ये हो गया एक और एनर्जी सोर्स, कौन सा? कूसा मशीन। ओके, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर। अगर आपकी ड्यूटी जॉइनिंग के बाद में ऑपरेटिंग रूम में ऑपरेशन थिएटर में लग जाती है तो इन सब इंस्ट्रूमेंट का, एनर्जी सोर्सेज का आपको सामना करना होगा, यूज में लेनी होगी। इसलिए अच्छे से याद करके जाना है और एग्ज़ाम पर्पज़ से भी याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी आपको इसका इमेज, फंक्शन या फिर कौन से मेथड पे काम करती है, कैसे यूज में लेते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन एनर्जी सोर्स की बात करें तो एक और एनर्जी सोर्स होता है सोनी सीजन। कौन सा एनर्जी सोर्स? आप ऐसे ऐसे नाम चुन रहे हैं जो आपने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। सोनी सीजन, पहले इमेज देख लेते हैं। सोनी सीजन का हैंड पीस लेप्रोस्कोपिक भी आता है और ओपन का भी आता है। ओके, सोनी सीजन this one is a Sony Season handpiece। क्या सोनी सीजन का हैंड पीस है। आपको इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, 26 सेंटीमीटर का दिख रहा है। तो ये जो 26 सेंटीमीटर वाला हैंड पीस है ये ओपन की सर्जरी में यूज में लिया जाता है। एक और आता है 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर का, उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज में लिया जाता है। उसकी ये जो हैंड पीस, इसकी जो लेंथ है, रॉड की लेंथ है, ये लॉन्ग देखने को मिलती है, तो इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज में लिया जाता है। ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ है 26 सेंटीमीटर की, तो इसको ओपन की सर्जरी में यूज में लिया जाता है। ये भी उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से लाइगासोर काम करता है। ओके, लाइगासोर काम करता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, आपको पीछे जनरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जनरेटर नहीं चाहिए। ओके, क्यों नहीं चाहिए जनरेटर? क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप होता है। इसमें क्या होता है? बैटरी बैकअप होता है। एक्चुअली में ये वाला जो आपको डिजिटल जो पार्ट दिख रहा है, डिजिटल वाला पार्ट, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एक स्विच आता है, जैसे ही उस बटन को प्रेस करते हैं, ये वाला जो यहाँ पे आपको कवरिंग दिख रही है, ये ढक्कन, ये ओपन हो जाएगा। और इस ओपन होने के बाद में इस लॉन्ग टाइप की एक बैटरी आती है। इस बैटरी को यहाँ पे प्रेस करके लगाया जाता है। ओके, उस बैटरी को बाहर एक जनरेटर होता है अलग से, जिस टाइप से अपन जो बैटरी को, किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर होता है, चार्जर होता है, उसी टाइप में एक चार्जिंग पोर्ट आता है, उसमें लगा के उस बैटरी को चार्ज किया जाता है। और जब इसको यूज में लेना होता है तो उस बैटरी को इसके अंदर इंसर्ट करके लगा दिया जाता है। ये आपको ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है, यही इसका क्या है? जनरेटर है। यही इसका क्या है? जनरेटर है। ओके, जब भी सर्जरी करनी होती है तो ये जनरेटर यहाँ पे लगा के इसको फिट कर दिया जाता है और फिर ये जनरेटर इस बैटरी से बैकअप लेके फंक्शन करता है और एज ए लाइगस और ये काम करता है। ओके, हीट जनरेट करेगा और टिश्यू को कट करेगा। तो ये हो गया आपका सोनी सीजन, ये आपका हो गया सोनी सीजन। एक और एनर्जी सोर्स कभी कभी आपने सुना होगा, एपीसी। एक और एनर्जी सोर्स कौन सा यूज में लिया जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा, क्या है वो? है एपीसी। फुल फॉर्म की बात करें तो आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन।
ओके, आर्गन गैस को यूज करके कोगुलेशन टिश्यूज़ में किया जाता है या फिर टिश्यू को कट किया जाता है, उसको बोलते हैं एपीसी। उसको क्या बोला जाता है? एपीसी। ओके, एपीसी जनरेटर आता है जिस तरीके से कॉटरी आती है उसी टाइप में, और उसका हैंड पीस भी आता है। चलिए देखते हैं किस टाइप का हैंड पीस आपको देखने को मिलता है इस एपीसी के अंदर। ये दिस वन। ये क्या है? आपको इमेज में दिख रहा है एपीसी प्रोब। ये एपीसी प्रोब है और यहाँ से आर्गन गैस के साथ में जैसे ही करंट डिलीवर होगा तो यहाँ पे टिश्यू कट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आर्गन गैस स्प्रेड होगी जस्ट टिश्यू के ऊपर, और यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होगी तो यहाँ पे फायर जैसा आपको देखने को मिलता है। और उस फायर से क्या होता है? टिश्यू कट और कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन। ओके, ये भी तो इसको बोलते हैं टिश्यू को कट करना विदाउट फिजिकल टच, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गन कोटरी टिप, यहाँ पे जो आर्गन इस हैंड पीस की कोटरी की जो टिप है इसके बीच में और ये जो यहाँ पे टिश्यू है इसके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ओके, यहाँ पे टच नहीं किया जाता है फिजिकली, क्योंकि यहाँ से दूर रख के इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से गैस डिलीवर होगी, और डिलीवर होने के साथ में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फायर जैसा आपको दिखेगा और यहाँ पे टिश्यू कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कट करता है विदाउट फिजिकल टच, तो इसको लिखेंगे अपन कट टिश्यू विदाउट फिजिकल टच। फिजिकल यहाँ पे टिश्यू को टच नहीं किया जाता है। ओके, स्पेशली इसको यूज में कहाँ लिया जाता है? तो यूज इन एंडोस्कोपिक और कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर। ओके, कोलोनोस्कोपिक या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में इस एपीसी को, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन मशीन को या फिर कोटरी को यूज में लिया जाता है। ये भी एक कोटरी का ही टाइप है। ओके, लेकिन इसमें कौन सी गैस यूज होती है? ये आर्गन एक गैस है। ओके, आर्गन एक गैस है। आर्गन गैस का एक सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर कनेक्ट होता है उस मशीन के साथ में, और आर्गन गैस के साथ में इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होती है और टिश्यू क्या होते हैं? कट होते हैं। ओके, तो ये आपको जितने भी अपन ने टाइप्स पढ़े ये किसके टाइप हैं? एनर्जी सोर्सेस है जो कि ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जन के द्वारा ओटी में यूज में लिए जाते हैं, सर्जरी में टिश्यू को कट करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए या फिर फर्दर पर्पज़ के लिए। जितने भी एनर्जी सोर्सेस थे, तो इस एनर्जी सोर्सेस में से कौन से मेथड से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको किसी इंटरव्यू में या फिर इमेज दे के मशीन का कहीं पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको बाय द वे जॉइनिंग के बाद में अगर ड्यूटी भी मिल गई ओटी के अंदर, तो अगर आपको ये सब याद होगा तो बहुत ईजी होगा आपके लिए वहाँ पे काम करना। चलिए, तो ये तो हो गए आपके एनर्जी सोर्सेस जो ओटी में यूज में लिए जाते हैं। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी आप ओटी के अंदर जाते हैं तो आपको ओटी के अंदर एक ओटी पैनल देखने को मिलता है। एक आपको क्या देखने को मिलता है? ओटी पैनल। ओके, ओटी पैनल होगा और इस ओटी पैनल में बहुत सारे यहाँ पे प्लग लगे होते हैं जहाँ पे अलग अलग गैसेज की सप्लाई होती है। इस उस ओटी पैनल के अंदर, ओटी के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसेज की सप्लाई होती है। मान लीजिए किसी में O2 आ रहा है, किसी में CO2 आ रहा है। ओके, और किसी में, क्योंकि आप सक्शन भी ओटी में यूज लेते हैं तो सक्शन पाइप के भी यहाँ पे सप्लाई होती है, सक्शन भी आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए आपको जो प्रेशर वाली गैस है वो भी चाहिए, तो यहाँ पे एयर की सप्लाई भी होती है। ओके, फास्ट जो प्रेशर वाली एयर होती है उसकी भी सप्लाई यहाँ पे होती है। ओके, तो ये सब सप्लाई, ये सब प्लग आपको ओटी के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी क्या होती है? कलर कोडिंग अलग अलग होती है। तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि अगर जो सेंट्रल प्रेशर सप्लाई है उसमें हेलो कलर के पाइप में मार्किंग ब्लैक कलर की हो तो वहाँ पे कौन सी गैस होगी? ओके, या फिर ब्लू कलर का पाइप है और वाइट मार्किंग है तो कौन सी गैस होगी? तो ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए देखते हैं कि जो सप्लाई होती है सेंट्रल प्रेशर सप्लाई, उसकी कलर कोडिंग किस टाइप से होती है। सेंट्रल प्रेशर सप्लाई इन हॉस्पिटल।
सेंट्रल प्रेशर की सप्लाई जो हॉस्पिटल के अंदर होती है उसमें कलर कोडिंग में आपको याद रखना है कि कौन सी कलर कोडिंग से कौन सी गैस आती है, कौन सी गैस सप्लाई होती है। देखिए आपके सामने दिख रहा है। ओके, येलो कलर की एक पाइप दिख रही है, उसमें वाइट कलर की ऊपर कैप लगी हुई है, वाइट कलर की मार्किंग है। और यहाँ पे एक और येलो कलर की पाइप है जिसके अंदर आपको ब्लू कलर की मार्किंग दिख रही है, फिर ब्लू कलर की पाइप है, वाइट कलर की मार्किंग है। ओके, फिर ब्लू कलर की पाइप है और ब्लैक कलर की मार्किंग है। ये सब जो पाइपलाइन है इसमें क्या क्या सप्लाई हो रहा है, ये सब यहाँ पे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर और वैक्यूम लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये ऊपर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये कलर कोडिंग भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी गैसेज है जो यहाँ पे सप्लाई हो रही है किस पाइप में। ओके, तो फर्स्ट वन, नंबर 1 पे आपको दिख रही है येलो कलर की पाइपलाइन और उस पर मार्किंग कौन सी है, वाइट कलर की। उसमें मार्किंग, ये वाली मार्किंग कौन सी है, वाइट कलर की। तो दिस वन इज येलो विथ वाइट मार्किंग। येलो कलर की पाइपलाइन है और उसके ऊपर वाइट मार्किंग है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी गैस सप्लाई हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, वो है ऑक्सीजन। वो कौन सी है, ऑक्सीजन। इट मीन्स कि इट इज़ O2, इट इज़ O2। कौन से कलर में, येलो कलर के पाइपलाइन में, और मार्किंग है वाइट कलर की। चलिए नेक्स्ट वन है, येलो कलर का पाइपलाइन है और मार्किंग है ब्लू कलर की। नेक्स्ट वन कौन सा है, येलो कलर पाइपलाइन विथ ब्लू मार्किंग, विथ ब्लू मार्किंग, येलो कलर विथ ब्लू मार्किंग। ओके, इसमें कौन सी सप्लाई, गैस सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए यूज में ली जाती है। किस कलर में होगा, येलो कलर का तो पाइप होगा और ब्लू कलर की उसके ऊपर क्या लगी होगी, मार्किंग होगी। नेक्स्ट वन ब्लू कलर का पाइप है और मार्किंग कौन सी है, वाइट कलर की, ब्लू विथ वाइट मार्किंग। ब्लू कलर की पाइपलाइन है और उसके ऊपर अगर वाइट कलर की मार्किंग है तो उसके अंदर कौन सी गैस से सप्लाई हो रही होगी, एयर। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है एयर प्रेशर। ओके, एयर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए या फिर अदर पर्पज़ के लिए एयर चाहिए, तो वहाँ पे इसमें कौन सी सप्लाई हो रही है, एयर की। ओके, नेक्स्ट वन कौन सी है, ब्लू विथ ब्लैक मार्किंग। ब्लू कलर की पाइपलाइन है और उसके ऊपर ब्लैक मार्किंग है, ब्लू विथ ब्लैक मार्किंग, ब्लू विथ ब्लैक मार्किंग। तो ये क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम इट मीन्स कि सक्शन। जब भी आप पेशेंट को सक्शन करते हैं तो उस सक्शन में जो प्रेशर खींचता है वो कहाँ से, वो कौन सी पाइपलाइन से होता है प्रेशर अप्लाई, वो होता है ब्लू कलर की और उसके ऊपर ब्लैक कलर की मार्किंग होती है। कभी एग्जाम में आए तो येलो कलर मत कर देना। येलो कलर का तो जो सक्शन बिन होता है, सक्शन कंटेनर होता है, सक्शन जार होता है, जिसको बोलते हैं सक्शन जार। ओके, वो कलर का, किस कलर का होता है, येलो कलर का। लेकिन सक्शन की जो पाइपलाइन होती है वो ब्लू कलर की होती है और उसके ऊपर ब्लैक मार्किंग होती है। ये डिफरेंट याद रखना। ओके, सक्शन की पाइपलाइन पूछे या फिर सक्शन के जार का कलर पूछ रहा है, ये अच्छे से याद रखना। सक्शन जार का अगर कलर पूछ रहा है तो आपको बताना है सक्शन जार होता है येलो कलर का, जबकि सक्शन जो पाइपलाइन होती है वो होती है ब्लू कलर विथ ब्लैक मार्किंग। ओके, एक और कलर आपने कभी देखा होगा, रेड कलर की अगर पाइपलाइन कहीं पे भी हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है तो वो किसकी है, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर। किसके लिए, अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है रेड कलर के पाइपलाइन में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसको अलग से याद रखना है। स्पेशली इस सेक्शन का आपको याद रखना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। येलो विथ वाइट मार्किंग, येलो विथ ब्लू मार्किंग क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ब्लू विथ वाइट मार्किंग इज एयर एंड ब्लू विथ ब्लैक मार्किंग इज वैक्यूम, इट मीन्स की सक्शन। ओके, तो ये तो हो गया आपके लिए सेंट्रल प्रेशर सप्लाई है, जो कि गैसेस की पाइपलाइन है हॉस्पिटल में, कौन कौन से कलर की, ओटी के अंदर कौन कौन से कलर की और कैसे कैसे सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ के देखते हैं
कि ये जो सिलेंडर होते हैं आप यूज में लेते हैं हॉस्पिटल में। अगर आपके सामने कोई ब्लैक कलर का सिलेंडर पड़ा है और आपको पूछ ले कि सिलेंडर के अंदर कौन सी गैसेज है, तो आपको उस सिलेंडर का कलर है, उस कलर को देख के ही बता देना है कि इसके अंदर ये वाली गैस होगी, क्योंकि ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, सिलेंडर्स। आपके सामने अगर सिलेंडर पड़ा है किस कलर का, अगर आपके सामने सिलेंडर पड़ा है किस कलर का, वो सिलेंडर है ब्लैक बॉडी। ब्लैक तो बॉडी है विथ वाइट शोल्डर। सिलेंडर की क्या है, ब्लैक बॉडी है और उसका वाइट शोल्डर है, तो ये सिलेंडर किसका होगा, ये सिलेंडर होगा ऑक्सीजन का। किसका होगा, O2 का। ये सिलेंडर किसका होगा, ऑक्सीजन का। ये सिलेंडर किसका होगा, ये सिलेंडर होगा O2 का। इमेज आपको दिख रहा है सामने, ब्लैक कलर का सिलेंडर है। ओके, ये ब्लैक कलर का सिलेंडर है। देन यहाँ इसका शोल्डर है, वो किस कलर का है, वाइट कलर का। ओके, इसके ऊपर ये फिल्टर लगा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट आपको दिखे सिलेंडर का कलर ग्रे। ग्रे कलर का अगर सिलेंडर आपको दिख रहा है तो वो सिलेंडर कौन सी गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है, CO2 का। अगर ग्रे कलर का सिलेंडर आपको दिख रहा है तो वो सिलेंडर कौन सी गैस का है, CO2 का। दिस वन इज ग्रे कलर सिलेंडर एंड इट इज़ फॉर द CO2। ये किस गैस का सिलेंडर है, CO2 का। और ये किसका है, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपको ब्लू कलर का सिलेंडर दिखे, ब्लू कलर का सिलेंडर दिखे तो ये कौन सी गैस का होगा, N2O का। पाइपलाइन आपने याद की थी नाइट्रस ऑक्साइड की, येलो कलर विथ ब्लू मार्किंग, और यहाँ पे ब्लू कलर का सिलेंडर है तो वो किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का। किस कलर का सिलेंडर होगा, ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर सिलेंडर इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये सिलेंडर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और ये किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट वन आपको फोर्थ नंबर पे अगर ब्राउन कलर का सिलेंडर दिखे, फोर्थ वन, अगर आपको ब्राउन कलर का सिलेंडर दिखे तो वो सिलेंडर कौन सी गैस का होगा, हीलियम का। वो कौन सी गैस का होगा, हीलियम का। ब्राउन कलर का सिलेंडर कौन सी गैस का है, हीलियम का। ये दिख रहा है आपको किसका है, हीलियम का। नेक्स्ट वन की बात करूं मैं फिफ्थ पे, तो अगर आपको ब्लैक, पूरा ही ब्लैक दिखे, उसमें वाइट शोल्डर नहीं हो, क्योंकि वाइट शोल्डर है तो फिर ऑक्सीजन का है, पूरा ही ब्लैक है तो वो किसका है, वो N2 का। मीन्स नाइट्रोजन का सिलेंडर है वो, अगर पूरा ही ब्लैक है, वो वाइट शोल्डर नहीं है, तो अगर वाइट शोल्डर हो गए तो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। लेकिन अगर पूरा ही ब्लैक है तो वो किसका है, वो है नाइट्रोजन गैस का। वो किसका है, नाइट्रोजन गैस का। ये आपको दिख रहा है पूरा ही ब्लैक है, इसका शोल्डर वाइट नहीं है। शोल्डर वाइट होता तो ऑक्सीजन का हो जाता, शोल्डर वाइट नहीं है, इट मीन्स कि किसका है, नाइट्रोजन का। ओके, तो ये तो हो गए आप सिलेंडर के कलर, सिलेंडर के कौन से कलर हो गए अलग अलग में। ठीक है, इसके बाद में आपको देखनी है ओटी लाइट। जब सर्जरी करते हैं तो सर्जिकल पार्ट पे, जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी है, तो उस ऑर्गन को देखने के लिए एक तो ओटी लाइट्स लगी होती है और एक ओटी टेबल सर्जिकल लाइट्स होती है। ओके, एक तो ओटी लाइट्स एंड एक सर्जिकल लाइट्स। तो सर्जिकल लाइट्स भी आपको याद रखनी है कि कितने टाइप्स की होती है, उसमें जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ओके, दिस वन इज ओटी लाइट्स। आपको दिख रहा है सेंट्रल से ऐसे फ्लोर से पाइप लगा होता है और ये आपको सर्जिकल लाइट दिख रही। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हैंडल लगा होता है इसको बोलते हैं लाइट हैंडल।
इसको क्या करवाते हैं, प्लाज्मा करवाते हैं, स्टेराइल करवाते हैं, और स्टेराइल करने के बाद जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होती है तो इसको इस हैंड पीस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, लाइट हैंडल के ऊपर, ताकि जो सर्जन या फिर आप असिस्ट कर रहे हैं तो स्टेराइल पार्ट होगा ये, तो ऑटोमेटिकली अगर लाइट एडजस्ट करनी है तो आप स्टेराइल हाथों से भी इस लाइट को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा लाइट का ये स्टेराइल होगा, क्योंकि इस जो हैंडल के ऊपर आपने जो एक और हैंडल अप्लाई किया है वो क्या है, स्टेराइल है, आपने प्लाज्मा या फिर स्टेराइल करके आपके पास में लिया है और इसके ऊपर अप्लाई किया। तो इस लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके वैसे इसके ऊपर आउटसाइड में इसको ऑन ऑफ या फिर इंटेंसिटी कम और ज़्यादा करने के बटन लगे होते हैं, स्विच लगे हुए होते हैं। ओके, इस ओटी लाइट को सर्जिकल लाइट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सर्जिकल लाइट भी बोला जाता है। इंटेंसिटी आपको कभी पूछी जा सकती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, 4000 टू 8000 लक्स। वैसे अपन कभी एक और क्लास में देखेंगे कि जो हॉस्पिटल सेटअप होता है उसमें कॉरिडोर में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, पेशेंट का अलग रूम है तो उसमें कितनी होनी चाहिए, नर्सिंग स्टेशन पे कितनी होनी चाहिए, पेशेंट के जनरल वार्ड में कितनी होनी चाहिए, जो लाइट की इंटेंसिटी है इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स है, तो इसको फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको ओटी की जो लाइट की इंटेंसिटी पूछे तो वो कितनी है, 4 to 8000 लक्स। ओके, चलिए, ये क्या आप इसको मल्टी डायरेक्शनल होती है, इसको किधर भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ से मूवेबल होती है। ओके, तो इसको क्या कर सकते हो, ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, एडजस्टेबल होती है, कैसे भी इसको यूज़ में ले सकते हैं आप। मल्टी डायरेक्शनल, इसका डायरेक्शन आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पोजीशन। ओके, चलिए, तो ये हो गई सर्जिकल लाइट्स। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर ऑपरेशन थिएटर में आपको पेशेंट की पोजीशन देने के लिए पूछा जाए तो आपको ये आइडिया, अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर है और ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो आपको पेशेंट की सर्जरी क्या है ये देके एक कॉमनली आइडिया या फिर पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, क्योंकि पोजीशन देने का काम किसका है, सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर का। ओके, नर्सिंग ऑफिसर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो स्क्रब करेगा जो कि सर्जरी को असिस्ट करवाएगा, और एक होगा सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ला के देगा। ओके, और पेशेंट की पोजीशनिंग करवाना। ओके, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये सब करवाना किसका काम है, ये सब काम किसका है, सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर का। तो पेशेंट की पोजीशन देना भी किसका काम होगा, सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर का। तो सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि पेशेंट की कौन सी सर्जरी है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन उसके लिए अप्रोप्रिएट होगी। तो कॉमन पोजीशन इन ओटी देख लेते हैं, कॉमन सर्जरी जो होती है उसमें कौन कौन सी पोजीशन दी जाती है उसको देख लेते हैं अपन। कॉमन पोजीशंस इन ओटी, ओटी में कॉमन पोजीशंस कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को आप सीधा लेटा दोगे, कौन सी पोजीशन हो जाएगी, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट क्या होगा, फ्लैट लेट जाएगा बेड के ऊपर। दिस वन इज सुपाइन पोजीशन, इसमें पेशेंट ओटी टेबल पे सीधा लेटा हुआ है, इसको बोलेंगे अपन सुपाइन पोजीशन। ये मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर द सर्जरी, दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर सर्जरी, मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर सर्जरी। ये जो पोजीशन है ये कौन कौन सी सर्जरी में यूज में ली जाती है, तो अगर पेशेंट को क्या है, ब्रेस्ट सर्जरी यानी कि एमआरएम है। ओके, क्या है, मास्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी या फिर मास्टेक्टोमी है। ओके, या फिर कोई एब्डोमिनल सर्जरी है जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, जैसे कि एब्डोमिनल हार्निया हो गया। ओके, उसमें एब्डोमिनल सर्जरी, या फिर थोरेसिक सर्जरी, या फिर थोरेसिक सर्जरी में कौन सी पोजीशन दी जाएगी, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट वन, अगली पोजीशन कौन सी होगी, नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटोमी। नेक्स्ट पोजीशन इज फॉर ओटी इज लिथोटोमी। पेशेंट के
अपर वेस्ट पार्ट को, वेस्ट से ऊपर के पार्ट को तो फ्लैट सीधा लेटाया जाता है, लेकिन लोअर पार्ट को लेग को एक्सटेंड करके स्ट्रिप किया जाएगा, उसको बोलेंगे अपन कौन सी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन। ये लिथोटॉमी पोजीशन है, ये कौन सी सर्जरी में, मोस्टली ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल जितनी भी सर्जरीज होती है उसमें यूज में ली जाती है, कौन सी, लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, ऑप्स प्लस गायनिक सर्जरीज में कौन सी यूज में ली जाएगी पोजीशन की बात करें तो लिथोटॉमी। ओके, या फिर अगर किसी पर्सन को हेमरोइड की सर्जरी है या फिर फीसर्स, एनल फीसर्स की सर्जरी है, तो वहाँ पे यूज में ली जाती है लिथोटॉमी पोजीशन। और किस सर्जरी में यूज में लेते हैं, हेमरोइड्स एंड एनल सर्जरी, हेमरोइड एंड एनल सर्जरी। ओके, या फिर एनल फीसर, ट्रांस यूरेथल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, या फिर TURBT सर्जरी में भी लिथोटॉमी पोजीशन यूज में ली जाती है। इस पोजीशन के डिसएडवांटेज है, लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस पोजीशन को रखते हो तो पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है या फिर पेरोनियल नर्व की इंजरी भी हो सकती है। तो अगर लिथोटॉमी पोजीशन के डिसएडवांटेज आपको पूछें तो आप क्या बताएंगे, डिसएडवांटेज ऑफ लिथोटॉमी पोजीशन क्या है, हाई रिस्क हाई रिस्क फॉर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा अगर आप देखेंगे लिथोटॉमी पोजीशन में। या फिर क्या होगी, पेरोनियल नाव को इंजरी भी हो सकती है, कौन सी पोजीशन में, अगर लॉन्ग टाइम तक लिथोटॉमी पोजीशन रखे पेशेंट को तो। चलिए नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो कौन सी होगी, लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन इज लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन आप देख रहे हैं, पेशेंट को एक लेटरल रेक्यूमेंड पोजीशन में आप देख रहे हैं, इस साइड में क्या लगा लिया है, यहाँ पे एक पिलो टाइप में लगा दिया जो कि ओटी टेबल के ऊपर ऑटोमेटिकली फिट होता है। जो ओटी अटेंडेंट होते हैं वो यहाँ पे फिक्स करते हैं, यहाँ पे पिलो लगा दिया है और एक हाथ क्या करवा दिया ऊपर, ये होती है लेटरल पोजीशन इन द ऑपरेशन थिएटर। ओके, आल्सो नाउन एज किडनी पोजीशन, इसको किडनी पोजीशन भी बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज किडनी पोजीशन, इसको किडनी पोजीशन भी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज में ली जाती है बात करें तो, अगर नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी इट मीन्स की पेशेंट की क्या निकाल रहे हैं, किडनी को निकाल रहे हैं, ओके बाहर निकाल रहे हैं, किडनी को रिमूव कर रहे हैं, तो नेफ्रेक्टोमी सर्जरी में लेटरल पोजीशन दी जाएगी। या फिर थोरेकोटोमी, या फिर पाइलोलिथोटोमी, ये जो सर्जरीज है उसमें नेफ्रोटोमी, थोरेकोटोमी या फिर पाइलोलिथोटोमी, इस सर्जरीज में कौन सी पोजीशन यूज में ली जाएगी, लेटरल पोजीशन। इस पोजीशन के भी डिसएडवांटेज है कौन सा, क्योंकि ये हैंड का मूवमेंट ऊपर रहता है, इसलिए जो ब्रेकियल प्लेक्सेस है उसमें इंजरीज हो सकती है। नाव के कौन से प्लेक्सेस में, ब्रेकियल प्लेक्सेस में। इसका डिसएडवांटेज अगर आपको लेटरल पोजीशन का पूछे तो क्या बताएंगे, डिसएडवांटेज, रिस्क फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस, रिस्क फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सस को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ पे बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, जैक नाइफ पोजीशन।
नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है? जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन में पेशेंट कैसे रहेगा? देखिए इमेज में दिख रहा है आपको, दिस वन इज जैक नाइफ पोजीशन। ओके, पेशेंट क्या रहेगा? प्रोन। प्रोन पोजीशन में रहेगा, उसका हैंड एंड पार्ट एंड लोअर लेग पार्ट है वो तो रहेगा डिस्टेंस, जबकि अपर पार्ट कहाँ रहेगा? अपर पार्ट प्रोक्सिमल है या फिर थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेंगे? नीचे झुके हुए पार्ट या फिर डिस्टल रहेंगे कंपेरेटिव टू द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसको बोलेंगे जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ की तरह ये पोजीशन है। ओके, इसको क्रॉस के पोजीशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस के पोजीशन, ऑल्सो नोन एज क्रॉस के पोजीशन। ऑल्सो नोन एज क्रॉस के पोजीशन। इसको क्रॉस के पोजीशन में बोला जाता है। ये हेमरोइड और एनल फिशर्स की सर्जरी में यूज में ली जाती है। कहाँ पे यूज में लिया जाएगा इस पोजीशन को? हेमरोइड्स एंड एनल फिशर सर्जरीज। कहाँ कहाँ पे? हेमरोइड एंड एनल फिशर सर्जरी। ओके, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट पोजीशन की बात करूं मैं फिफ्थ नंबर पे, तो ये होगी लॉयड डेविस पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? लॉयड डेविस पोजीशन। ये डबल एल है, लॉयड डेविस पोजीशन। दिस वन इज लॉयड डेविस पोजीशन। जस्ट ट्रेनलैंडबर्ग, जिस तरीके से ट्रेनलैंडबर्ग पोजीशन होती है उसी टाइप में, लेकिन यहाँ पे लेग है वो थोड़े से स्ट्रिप करके क्या कर दिए जाते हैं? एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, दोनों पैर एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, इसलिए इस पोजीशन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लॉयड डेविस पोजीशन। वरना ये किस टाइप की पोजीशन है? जस्ट टू द ट्रेनलैंडबर्ग पोजीशन। हेड एंड डाउन है, लेग साइड अप है, इसलिए इसको बोलेंगे लॉयड डेविस पोजीशन। ओके, एज इट इज़ किस तरीके से है? ट्रेनलैंडबर्ग, लेकिन इसमें लेग स्ट्रिप करके एक्सटेंड कर दिए गए, इसलिए इसको लॉयड डेविस पोजीशन भी बोला जाता है। ओके, इसका यूज की बात करें तो ये कोलोरेक्टल सर्जरी और पेल्विक ऑर्गन्स की अगर सर्जरी करनी है तो इस पोजीशन को यूज में लिया जाता है। यूज इन कोलोरेक्टल एंड पेल्विक सर्जरी। कोलोरेक्टल और पेल्विक सर्जरी के अंदर इस पोजीशन को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है? रोज पोजीशन। ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा कि रोज पोजीशन कहाँ पे देते हैं। रोज पोजीशन, दिस वन इज रोज पोजीशन। हेड एंड पार्ट क्या होता है? एक्सटेंड होता है, नेक को एक्सटेंड, हेड को एक्सटेंड कर दिया जाता है। ओके, ऑल्सो नोन एज बार्किंग डॉग पोजीशन। जब डॉग बार्किंग करता है तो उसकी नेक की पोजीशन इस तरीके से होती है, इसलिए इसको पोजीशन को कौन सा नाम दिया गया है? बार्किंग डॉग पोजीशन भी नाम दिया गया है। ओके, ऑल्सो नोन एज बार्किंग डॉग पोजीशन। और इसका यूज कहाँ पे लेते हैं? थायराइडेक्टोमी या फिर टॉन्सिलेक्टोमी। अगर थायराइड की सर्जरी करनी है या फिर यहाँ से टॉन्सिल्स को निकालना है तो कौन सी पोजीशन? रोज पोजीशन। यूज इन थायराइडेक्टोमी और टॉन्सिलेक्टोमी।
या फिर टॉन्सिल्स को निकालना है तो कौन सी पोजीशन यूज में लेंगे, रोज पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, नी सेस्ट। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, नी सेस्ट पोजीशन। दिस वन इज नी सेस्ट पोजीशन, ओके, दिस वन इज नी सेस्ट पोजीशन, ऑल्सो नोन एज जेनो पेक्टोरल पोजीशन। इसको जेनो पेक्टोरल पोजीशन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज जेनो पेक्टोरल पोजीशन, ओके, यूज इन सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी अगर पेशेंट की करनी है, सिग्मोइड कॉलम के पार्ट को विजुअलाइज करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी सेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट वन, नंबर 8। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, स्निफिंग मॉर्निंग पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन इज स्निफिंग मॉर्निंग पोजीशन। दिस वन इज स्निफिंग मॉर्निंग पोजीशन। ये जैसे कि इमेज से ही आपको दिख रहा होगा कि इस पोजीशन को ड्रिंकिंग बियर पोजीशन भी कहा जाता है। जब कोई भी पर्सन बियर को ड्रिंक करता है तो इसे मुंह खोल के इस पोजीशन इस टाइप में रखता है, इसलिए इस स्निफिंग मॉर्निंग पोजीशन इज ऑल्सो नॉन एज ड्रिंकिंग बियर पोजीशन, also known as ड्रिंकिंग बियर पोजीशन। यूज में कहाँ लेते हैं, जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो कहाँ पे यूज में लेते हैं, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। चलिए नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, रिवर्स ट्रेनलैंडबर्ग पोजीशन विथ राइट साइड अप। रिवर्स ट्रेनलैंडबर्ग विथ राइट साइड अप। रिवर्स ट्रेनलैंडबर्ग पोजीशन देंगे, यानी कि हेडेड अप रखेंगे और लेग साइड है वो थोड़ा सा लो रखेंगे, और जबकि राइट साइड में क्या लगा देंगे, पिलो लगा देंगे, राइट साइड थोड़ा सा अप रखेंगे। ये कहाँ पे यूज में ली जाती है, तो यूज इन लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। लैब कोली जिसको बोलेंगे आप, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी कि लैब से जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो कौन सी पोजीशन देंगे, रिवर्स ट्रेनलैंडबर्ग, और राइट साइड को थोड़ा सा अप रखेंगे ताकि इजीली जो लीवर से नीचे से गॉल ब्लैडर निकल के आपको बाहर दिखाई दे सके, ओके। चलिए, तो ये मोस्ट कॉमनली पोजीशन जो ओटी में यूज में ली जाती है वो हो गई। आपको ये याद रखना है इस पोजीशंस के साथ में कि कौन सी सर्जरी में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आपको मोटे मोटे रूप में क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसके साथ में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द सर्जरी एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। क्या होने के, कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एयर चली जाए, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज, ब्लड वेसल्स वगैरह सब ओपन किया जाता है, ब्लीडिंग भी होती है पेशेंट को, तो एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। एयर एम्बोलिज्म, ओके, किसको बोलेंगे एयर एम्बोलिज्म अपन, एंटरिंग एयर इनटू ब्लड वेसल्स मोर देन 10 cc। 10 cc से ज़्यादा ब्लड के अंदर अगर एयर एंट्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपन एयर एम्बोलिज्म। आपको पता ही होगा कि इसकी सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ रहती है, ड्यूरिंग द सर्जरी। मोर रिस्क ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग द सर्जरी सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है एयर एम्बोलिज्म होने का, ओके। नोटिसेबल साइन अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो कौन सा साइन सबसे पहले दिखेगा,
नोटिसेबल साइन की बात करूँ तो डिक्रीज SpO2, उस पेशेंट का सेचुरेशन सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो लाइगेशन ऑफ द वेन बिफोर द कटिंग, किसी भी वेन को कट करने से पहले लाइगेट कर देना, क्योंकि लाइगेट करने के बाद कट करोगे तो उसके अंदर एयर की एंट्री को प्रिवेंट किया जाएगा, और एयर एंट्री नहीं होगी तो एयर एम्बोलिज्म नहीं होगा। ओके, तो क्या करना है, लाइगेशन ऑफ वेन बिफोर कटिंग, कट करने से पहले लाइगेट करना है और फिर कट करना है। ओके, चलिए चलिए इसके अलावा अगर आपको कभी भी पूछ ले कि पोजीशन जो इंट्यूबेशन की है वो प्रायोरिटी कौन सी रहेगी आपको इंट्यूबेशन के लिए, इंट्यूबेशन में अगर आपको स्निफिंग मॉर्निंग और रोज पोजीशन दोनों दे तो पहले आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, स्निफिंग मॉर्निंग को, स्निफिंग मॉर्निंग पोजीशन, और उसके बाद में किसको देंगे, रोज पोजीशन को। तो प्रायोरिटी स्निफिंग मॉर्निंग देन रोज पोजीशन, रोज पोजीशन ट्रेकियोस्टोमी में भी यूज में ली जाती है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बहुत बार बात की अपन ने, तो आपको ये भी याद रखना है कि जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो कौन सी गैस यूज में ली जाती है, गैस यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज में ली जाती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। चलिए ओके, एक बात और याद रखनी है, जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज में ली जाती है तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप सर्जरी, लेप मीन्स लेप्रोस्कोपिक। ओके, लेप सर्जरी क्या होता है, पेशेंट को राइट शोल्डर टिप में पेन होता है कुछ दिन तक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में। ओके, ये कॉमन होता है, कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन देके पूछ ले कि जस्ट आफ्टर द लेप्रोस्कोपिक पेशेंट हैव ए पेन ऑफ राइट अपर शोल्डर, ओके व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको कुछ पेन किलर वगैरह ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं, या फिर पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दिस इज ए नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और फ्यू डेज बाद में ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। ओके, राइट शोल्डर टिप पेन ड्यू टू CO2 accumulations under the right side diaphragm at the coastal margin। ओके, राइट साइड डायफ्राम के अंडर में कोस्टल मार्जिन में गैस CO2 एक्यूमुलेट होती है, और उसकी प्रेशर के कारण आपको राइट शोल्डर में पेशेंट को कुछ दिन तक पेन होता है। तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली जैसे ही ये गैस एब्जॉर्ब होगी, पेशेंट को पेन है वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, एक क्रायो सर्जरी में भी गैस यूज में ली जाती है, वहाँ पे कौन सी गैस यूज में ली जाती है, N2 नाइट्रोजन। ओके, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। गैस यूज इन क्रायो सर्जरी, नाइट्रोजन। ओके, तो प्रायोरिटी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में CO2 को देते हैं, ना कि नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कहाँ पे, क्रायो सर्जरी में यूज में ली जाती है। चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अपन OT एनेस्थीसिया और ICU इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, OT एनेस्थीसिया, ICU एंड इमरजेंसी। अभी अपन OT के ऊपर चल रहे हैं। OT में कौन कौन से, OT का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, OT के कितने जोन में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर एनर्जी सोर्सेस, OT के अंदर जो सेंट्रल गैस सप्लाई होती है उसके जो कलर कोडिंग होती है वो कैसे होती है, उसके बाद में OT में नॉर्मली कौन सी पोजीशंस यूज में ली जाती है, उसके बाद में अपने जो लेप्रोस्कोपिक गैस कौन सी यूज में जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में मोस्ट कॉमन आपको एक एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो क्या होता है वो पढ़ा है। नेक्स्ट में अपन कुछ और OT के रिगार्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं।
कंटिन्यू ये एपिसोड आपको पूरा देखना है ताकि आपको ओटी, एनेस्थेसिया, आईसीयू और इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहे। थैंक यू एवरीवन।